हर इंसान, हर एम्प्लॉय आपका 15, 16, 18 घंटे काम कर रहा हो, राइट? हम ग्रोइंग इकोनॉमी है। एक चीज जो हम स्ट्रक्चरली सॉल्व कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं सोल्यूशन देने का, वो ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस के बजाय वर्क लाइफ को इंटीग्रेट कैसे कर। परफॉर्मेंस बेस्ड सेपरेशन जो है वो सच्चाई है, लेकिन कैंडिडेट्स की भी उतनी ही जिम्मेदारी है ऐसे केसेस में। 80% ऑफ इंडियन सीईओज से कि अगर उनका बस चले तो लोगों को वापस ऑफिस बुला। एक एवरेज इंसान की जो सैलरी है वो कहीं भी 35 से 40 हजार के बीच रेंज करती है पर मंथ। टॉप 1% लोग हैं, ये नंबर चेंज हो गया, वो 2.5 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ तक आराम से पहुंच जाता है। हम इंडियंस ऑन एन एवरेज 13 घंटे ज्यादा काम करते हैं हर हफ्ते कंपेयर टू अन एम्प्लॉय इन जर्मनी। सिर्फ यही नहीं, अराउंड 62% ऑफ इंडियन एम्प्लॉयज अपने लाइफ में बर्नआउट या फिर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि ग्लोबल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है और इसकी क्या अहमियत है, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर प्रणय प्रकाश का, जो कि ब्लू व्हेल्स के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं और जो कि एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एंड एक्सेलराई जमशेदपुर के एलुमनस भी। हाय प्रणय, आपका बहुत बहुत स्वागत है द क्रेजी करियर्स पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए एंड फॉर बीइंग हियर विद अस। प्लेजर मैम। तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले वुड यू माइंड टू गिव अ स्मॉल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ? श्योर। सो मेरा नाम प्रणय प्रकाश है। मेरे को हो गए कुछ 18-19 साल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज और सेटअप्स में काम करते हुए, जिसमें बहुत सारा जो पार्ट है वो स्टार्टअप्स के साथ है। तो वर्क प्रेशर क्या होता है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, कंपनीज बिल्ड कैसे करते हैं, जब आप बिल्ड कर रहे होते हैं उस समय पर आप अपने एम्प्लॉयज का, वर्कर्स का ध्यान कैसे रखते हैं, राइट? कल्चर कैसे बिल्ड करते हैं, वो कुछ चीजें हैं जो मेरी एक्सपर्टीज है। करेंटली मैं ब्लू व्हील्स जो है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्लीट कंपनी है, फ्लीट एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है इन द कार्गो स्पेस, नॉट इन द पैसेंजर व्हीकल स्पेस। मैं उसका एचआर और एडमिनिस्ट्रेशन हेड। राइट राइट। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्क लाइफ बैलेंस। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि वर्क लाइफ बैलेंस सही में एग्जिस्ट करता है या ये एक मिथ है, एंड इसको अगर अगर ये मिथ नहीं तो इसको हाउ डू वी अचीव दैट इन रियल लाइफ? तो जो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है जो कंपनी के कल्चर से डिराइव होती है। क्या आप ऐसी कंपनी है जो अपना मैन पावर प्लान ही ऐसे बनाते हैं कि हर इंसान, हर एम्प्लॉय आपका 15, 16, 18 घंटे काम कर रहा हो, या आप ऐसी कंपनी है जो इस तरह का कल्चर बिल्ड करते हैं और अपने प्लान्स ऐसे बनाते हैं कि यार मेरा एक एम्प्लॉय 8-10 घंटे काम करेगा, फिर उसको थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए। तो काफी सारा कुछ वहां से डिराइव होता है। नॉर्मली आप कंपनीज में देखेंगी कि डेडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, टाइमलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट? और उसी दूसरा, इसकी वजह से जो एम्प्लॉयज के माइंड में एक चीज जाती है वो ये है कि अगर मैंने ये चीज इतने घंटे में नहीं करी तो शायद मेरी नौकरी का क्या, राइट? वो जो जॉब इनसिक्योरिटी है वो आ जाती है उसके अंदर। फिर तीसरा जो है, जब हम परेशान होते हैं, जब हम स्ट्रेस फील करते हैं और जब हम बर्नआउट फील करते हैं, राइट, एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है और इसके लिए सिर्फ कंपनीज और एम्प्लॉयज को नहीं, आई थिंक एक सोसाइटी एज अ होल हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि हमको वो खुलापन लाना पड़ेगा जहां पर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर सके, राइट? हम अभी भी मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो उस तरफ काम कर रही हैं, लेकिन हम अभी भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज अ सोसाइटी हम मेंटल हेल्थ के बारे में अभी भी खुल के बात नहीं कर रहे हैं। वो धीरे 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 अंदर अंदर बिल्ड होता रहता है और एक दिन जब फटता है तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो बहुत ही अ, जिसके बारे में हमने आपने अभी रिसेंट पढ़ा है या सुना है लोगों से, राइट? और हर बार हम यही मनाते हैं कि अच्छा चलो मैं तो नहीं था, लेकिन वो कोई तो था, राइट? तो वो एक सिस्टम क्रिएट करना जरूरी है जहाँ पे हम लोगों को ये कंफर्ट दे कि वो अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, अपने स्ट्रेस के बारे में, अपने बर्नआउट के बारे में बात कर सके, राइट? एकेडमिक और प्रोफेशनल प्रेशर जो होता है, और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस तक लिमिटेड नहीं है, एकेडमिक प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, राइट? अगर आप टॉप के इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस में जाएं तो इस तरह की जो
इस तरह की जो दुखदायक खबरें हैं वो आपको उन इंस्टीट्यूशन से भी कभी कभी आती हैं, राइट? सो ये सब प्रेशर हर जगह बिल्ड हो रहा है, बट उसको निकालने का कोई जरिया नहीं है, राइट? क्या ये प्रेशर खत्म हो जाएगा? कोशिश करनी चाहिए, बट शायद उस हद तक मुमकिन नहीं है, राइट? हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, हर कंपनी जो, अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें या एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हमने हर तरफ ये चीजें होती हुई देखी है, हर तरफ मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा, वर्क लाइफ बैलेंस, लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, उसके इंस्टेंसेस देखे गए हैं, राइट? एक चीज जो हम ये तो नहीं शायद अश्योर कर सकते लोगों को कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और आप 8 घंटे ही काम करोगे और फिर बाकी टाइम आपका है, क्योंकि शायद आपके काम की, आपकी पढ़ाई की वैसे डिमांड है। एक चीज जो हम स्ट्रक्चरली सॉल्व कर सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं सोल्यूशन देने का, वो ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस के बजाय वर्क लाइफ को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, राइट? आपका काम और आपकी आपका जो जीवन है, इन दोनों को एक साथ मर्ज कैसे कर सकते हैं, राइट? सो दैट जरूरी नहीं है कि आप काम पर हैं और अगर आप 10 घंटे अपने ऑफिस में बैठे हैं तो वो 10 घंटे आप काम ही कर रहे हैं। क्या आप वो आधे घंटे का ब्रेक लेके अपने किसी अच्छे दोस्त से, अपने काम की जगह पे, अपने वर्क प्लेस पे किसी अच्छे दोस्त से आधे घंटे का फ्री टाइम लेके कुछ जनरल चिट चैट कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप जब घर जाते हैं तो आप वो 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हैं शायद कई बारी, राइट? तो क्या हम वर्क प्लेस पे वो माहौल बना सकते हैं जहां पे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, मे बी ओवर अ कॉफी और लंच और वट एवर, राइट? क्या हम लोगों का इस तरह से, इन तरीकों से ध्यान रख सकते हैं, राइट? तो वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढने की बजाय हम वर्क लाइफ इंटीग्रेशन पे काम करें तो वो काफी हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। क्या ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी? फिलहाल तो उसका आंसर शायद नहीं है, ठीक? लेकिन क्या वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी? मेरे ख्याल में काफी हद तक कम हो जाएगी अगर हम वर्क लाइफ को इंटीग्रेट करने पे काम, स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंटीग्रेट करने पे काम करें। राइट, राइट। एक चीज मैंने देखा है कि वर्क प्रेशर से ज्यादा ले ऑफ प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, कि मतलब जैसे आपने अभी जस्ट मेंशन किया कि एक काम हमें असाइन किया गया है, अगर वो डेडलाइन में हमने पूरा नहीं किया तो एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि शायद मेरा ले ऑफ ना हो जाए। तो वो जो अश्योरिटी है, डू यू थिंक कि अगर वो एम्प्लॉयर के साइड से एम्प्लॉय को मिले कि इफ यू परफॉर्म वेल तो ले ऑफ नहीं होगा, ले ऑफ जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं हमारे कंपनी में, अच्छा ज्यादा मतलब बिलो एवरेज, अगर लोअर एवरेज परफॉर्मेंस देन आपका ले ऑफ होगा। अगर वो श्योरिटी एम्प्लॉयज को मिले, कई हद तक ये वर्क प्रेशर या फिर जो भी कॉन्सेप्ट हम बोल रहे हैं तो वो कम हो सकता हम परफॉर्मेंस बेस्ड सेपरेशंस की बात करें, राइट? जो आप कह रही हैं कि अगर ठीक है आपको एक मौका दिया, दूसरा मौका दिया, तीसरा मौका दिया, फिर भी काम नहीं हो रहा, तो इवेंचुअली होना तो वही है, राइट? या है। तो भी उसका कोई एक डिफाइंड मापदंड नहीं है कि आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलना सही है या 1 महीने का टाइम मिलना सही है या 3 महीने का टाइम मिलना सही है, राइट? वो हर कंपनी के अपने 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 कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से या अपने अपने पॉलिसीज के हिसाब से वो चेंज हो सकता है, राइट? अब बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, काफी हद तक मदद जरूर मिलेगी अगर हम लोगों को ये सिक्योरिटी दें। और इसीलिए एक चीज जो है, जो हम हमेशा कहते हैं लोगों को, अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को, वो ये है कि जब आप लोगों को हायर करते हैं, जब आप नए लोग अपनी कंपनी में लेके आते हैं, आप अगर समाज के हिसाब से भी अगर आप देखें, आप आपने पढ़ाई खत्म कर ली तो आप जॉब ढूंढने जाती हैं, राइट? आपके माँ बाप कहते हैं बेटा जॉब कहाँ मिली है, आपके दोस्त पूछते हैं कहाँ जॉब कर रहे हो, राइट? कंपनीज कहती है हमारे हमारे पास इतनी जॉब एप्लीकेशंस आई हैं, राइट? नौकरी तो फिर नौकरी की तरह ही ट्रीट की जाएगी, राइट? बिकॉज यू, आप एक सर्विस देते हो जिसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, राइट? हम कई बार ये कहने की कोशिश करते हैं और प्रोपोगेट करने की कोशिश करते हैं कि आप सिर्फ नौकरियां मत ऑफर कीजिए, आप लोगों को करियर ऑफर करने की कोशिश कीजिए, राइट? राइट। आप करियर ऑफर करने की कोशिश करेंगे तो एम्प्लॉय का माइंडसेट भी थोड़ा चेंज होगा, एज एन एम्प्लॉयर हमारा माइंडसेट भी चेंज होगा। करियर 2 हफ्ते में नहीं बनता, करियर बनाने में सालों लगते हैं, राइट? जॉब तो हर तीसरे चौथे हफ्ते, 5वें हफ्ते, 6 महीने पे, 1 साल पे मिल सकती है, राइट? बट वो जॉब करना और उसको करियर में कन्वर्ट करना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? तो अगर कंपनीज इस चीज पे काम करेगी कि भाई जो हमारे पास आ रहा है एम्प्लॉय या जो कैंडिडेट आ रहा है जिसको मैं हायर करना चाहता हूँ, मैं अगले 3 साल इसको क्या दे सकता हूँ, और 3 साल में हर तरह के दिन आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे।
किसी के साथ अच्छे दिन थोड़े ज्यादा होंगे, किसी के साथ बुरे दिन थोड़े ज्यादा होंगे। आप उन बुरे दिनों में उसके साथ कैसे खड़े होते हो, आप उसको कैसे सपोर्ट करते हो। आपको, अगर आप अपने स्कूल और कॉलेज के दिन याद करें, आपके क्लास में कोई दो चार पांच बच्चे होंगे जो हमेशा टॉपर्स थे, टीचर्स हमेशा उससे सवाल पूछते थे, राइट। लेकिन वो बच्चे दो चार पांच ही थे। 40 लोगों 50 लोगों की क्लास में 50 लोग वैसे तो नहीं थे, राइट। वो राइट चार पांच ही बच्चे वैसे थे, है ना। एग्जैक्टली सेम चीज वर्क प्लेस पे भी लागू होती है कि आपको 4 सुपरस्टार तो मिल जाएंगे, लेकिन आपको 400 लोगों की कंपनी में 400 सुपरस्टार्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन चाहिए तो आपको वो भी। आप अगर 400 सुपरस्टार बनाने की कोशिश करोगे तो आप कंपनी तो नहीं बना रहे हो, और ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वो 4 लोग वो 4 ही लोग हैं, राइट राइट। सो हम, हमारी गलती है कि हम वो 400 सुपरस्टार्स ढूंढते हैं। हमको ये मान लेना चाहिए कि भाई वो सुपरस्टार चार पांच ही हैं, बाकी लोग उनको सपोर्ट करने के लिए हैं। किसी बॉलीवुड मूवी में अगर आप देखें, हर कोई लीड कास्ट में नहीं आता है, राइट। एक शाहरुख खान जी काम करते हैं या एक कोई भी एक्स एक्टर काम करते हैं, उनके पीछे 50 लोगों की फौज होती है जो सीन में कहीं ना कहीं दिखती है, और उनके शायद हम नाम भी नहीं जानते, बट मूवी तो उनसे भी बनी रही है, उनके बिना तो नहीं बन सकती, राइट। सो वो एक अप्रोच हमको लेनी पड़ेगी कि आप करियर्स ऑफर करें लोगों को, तो थोड़ा आपका माइंडसेट चेंज होगा। थोड़ा एम्प्लॉय को सहूलियत मिलेगी कि हाँ, ये मेरे साथ 3 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल की बात कर रहे हैं, ये मेरे साथ 2 हफ्ते की बात नहीं कर रहे। राइट कई बार हमने है कि ले ऑफ का रीजन सिर्फ यही नहीं होता है कि मतलब आपका परफॉर्मेंस खराब है। ले ऑफ का रीजन होता है ओवर हायरिंग। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हायरिंग और ले ऑफ गोज हैंड इन हैंड। तो बहुत सारे कंपनीज में एंड इवन रिसेंटली तो मतलब आपको लगता है कि देयर इज अ गैप इन द हायरिंग प्रोसेस दैट एम्प्लॉयर्स आर नॉट गेटिंग गुड एम्प्लॉयज, और अगर गैप है तो ये गैप को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? एम्प्लॉयर्स नॉट गेटिंग गुड एम्प्लॉयज में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो कोई भी कंपनी 3 4 5 हजार लोगों तक पहुंचती नहीं कभी भी, राइट। द वेरी फैक्ट और कि अगर आपके पास 5 हजार लोगों का स्टाफ है, आपने हर एक स्टाफ का इंटरव्यू लिया है, आपने अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको असेस किया है, और फिर आपने डिसीजन लिया है। आप कैंपस हायरिंग के लिए जाते हैं, वहां पे 500 बच्चे बैठते हैं आपके इंटरव्यू में, आप हायर तो 10 को ही करते हो, आप 500 के तो हायर नहीं करते, राइट। तो ये कहना कि मैंने हायर गलत लोगों को कर लिया, वो ठीक है। 10 में से 1 केस शायद अब ऐसा हो सकता है कि हर हायर उस समय कुछ और दिख रहा था और जब काम पे आया तो शायद कुछ और दिख रहा था, लेकिन वो 10 में से 9 केसेस नहीं हो सकते, राइट। अब परफॉर्मेंस बेस्ड सेपरेशंस जो है वो सच्चाई है, लेकिन वो परसेंटेज अब बहुत कम हो गया है, और इस इसका मेन प्रॉब्लम वही है, जैसे आपने बोला अभी, कि जब हम ग्रो कर रहे होते हैं अपनी कंपनी को, राइट, अचानक से हम 500 लोग ऐड कर लेते हैं या 1000 लोग हायर कर लेते हैं अलग अलग जगहों से, राइट। और थोड़ा सा कंपनीज को ये समझना पड़ेगा कि भाई हम ना, अपने आप हम साइलोज में नहीं काम कर रहे, हम सिर्फ अपने लिए नहीं काम कर रहे, एक ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो है, राइट, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। अभी आज सुबह मैं कुछ पढ़ रहा था कि बैंगलोर में इनफैक्ट जो आईटी एम्प्लॉयज की जो यूनियन है, उन्होंने कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने बोला कि भाई, एक एक्स कंपनी ने 2 साल पहले 2000 लोगों को ऑफर लेटर दिया था और अभी तक उनको ज्वाइन नहीं कराया है, राइट। अब वो कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो वेस्टर्न यूरोप और यूएस को करती है, राइट। वेस्टर्न यूरोप और यूएस की मार्केट अगर थोड़ी सी नीचे जाएगी तो आपके एम्प्लॉयमेंट ग्राफ नीचे आ जाएगा, राइट। तो हमारी हायरिंग भी उस हिसाब से होनी चाहिए कि भाई, हम आज के हिसाब से देखते हैं कि आज मुझे 500 लोग चाहिए, लेकिन क्या 3 साल बाद मुझे वो 500 लोग चाहिए? शायद नहीं चाहिए, राइट। तो हम उतना लंबा सोचते नहीं, हम सोचते हैं आज ग्रो कर लेते हैं, कल होगा तो हम इनको हटा देंगे या हम इनको निकाल देंगे, राइट। जो कि कई सारे केसेस में होता है। अगर आपने डेटा पढ़ा हो, या जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्ट रखते और पढ़ते हैं, इस साल सितंबर तक में ग्लोबली 1.5 लाख से ज्यादा आईटी एम्प्लॉयज निकाले जा चुके हैं, जबकि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हर बच्चा हमारे आपके गांव से जो पढ़ के आता है वो कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, राइट? अभी इतने इंजीनियर बन तो रहे हैं, ये जाएंगे कहाँ, राइट। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम को ग्रास रूट पे भी लेके जाना पड़ेगा कि आप ऐसे
प्रोफेशन में जाना क्यों चाहते हो जहां पे अब वो स्टेबिलिटी रह नहीं गई है। मतलब किसी ओके। जमाने में इंडिया में बहुत सारे आईटी इंजीनियर्स चाहिए होते थे, अभी भी चाहिए, राइट? लेकिन अब सब इंजीनियर ही बन जाएंगे तो लोगों को ठीक कौन करेगा, लोगों की अकाउंटिंग कौन करेगा, हमारे जैसे एचआर वाले कहाँ जाएंगे फिर, राइट? तो बहुत सारे प्रोफेशन है, जर्नलिस्ट हैं, दुनिया जहान के प्रोफेशन है, राइट? तो कहीं ना कहीं हमको लोगों को इसके बारे में भी अवेयर कराना पड़ेगा कि भाई आप करियर्स आप अलग करियर चूज कर सकते हैं शुरुआत में, या आप कुछ साल बिताने के बाद भी ऑल्टरनेट करियर ले सकते हैं। शायद थोड़ा दो स्टेप पीछे से शुरू करना पड़ेगा, राइट? लेकिन वहां पे बरकत ज्यादा है, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा एज एन एचआर मैं मतलब आपको पूछ रही हूँ कि एक राइट कैंडिडेट चूज करने के क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं, मतलब आप किसी का अगर इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सही कैंडिडेट है उस प्रोफाइल के लिए या नहीं, अपार्ट फ्रॉम जो भी उसके पास टेक्निकल स्किल्स है। ये बहुत ही वेग सा प्रोसेस है जिसको शायद आज तक किसी ने भी स्टैंडर्डाइज नहीं किया। अगर आप 10 कंपनीज में ये प्रोसेस पढ़ेंगे तो 10 अलग अलग तरीके निकल के आएंगे, राइट? राइट। उसका जो बेसिक होता है, जो जेनेसिस होता है, और ये मेरे मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि कई बार जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं जिसकी टीम में वो एम्प्लॉय ने काम करना है अल्टीमेटली, कई बार उसको भी नहीं पता होता कि मुझे क्या चाहिए एक एम्प्लॉय में या एक कैंडिडेट में, राइट? वो अपने हिसाब से कुछ एक टेक्निकल असेसमेंट करता है और कहता है यार इसको ये 4 चीजें आती हैं, तो बस ये बहुत सही इंसान है। लेकिन आप उसको एज अ पर्सन तो जान ही नहीं रहे, आपने कोशिश भी नहीं करी। उसका रीजन ये है कि आपका इंटरव्यू स्लॉट एक आधे घंटे का है, आपके पास अपना रूटीन काम तो है सारा दिन करने के लिए, 8 घंटे 10 घंटे का, लेकिन उसी में से आपके 2 घंटे में आपने 4 इंटरव्यूज लेना है, तो आप आधे घंटे से ज्यादा एक पे तो लगा ही नहीं रहे, राइट? अगर मैं किसी का इंटरव्यू करता हूं तो मेरे इंटरव्यूज या तो 10 मिनट चलते हैं, कि अगर मुझे हाँ। उससे बात करने में मजा आ रहा है तो मैं और बात करूंगा, राइट? और फिर मैं काम की बातों पर आऊंगा कि पहले 10 मिनट थोड़ा उसको कंफर्टेबल बना के उनसे पूछो कि ताकि वो खुल जाए, ताकि वो खुल के आपसे बात कर सके, राइट? तो मेरे इंटरव्यूज या तो 10 मिनट चलते हैं या 1.5 2 घंटे चलते हैं। अगर बात करने में मजा आ रहा है तो मतलब मैं इसके साथ काम भी कर लूंगा। अगर मैं 10 मिनट इसके साथ बात नहीं कर सकता तो मैं सारा दिन इस इंसान के साथ काम कैसे कर सकता हूँ, राइट? जहां तक टेक्निकल कॉम्पिटेंस की बात है, उसके फंक्शनल क्वालिटीज की बात है, मुझे अगर 10 चीजें चाहिए उसको शायद 8 चीजें आती होंगी, राइट? शायद 10 की 10 नहीं आती होंगी। क्या मैं उन 2 चीजों की वजह से उसको रिजेक्ट कर दूं, या एज अ मैनेजर अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लूं कि यार इसको 8 चीजें तो आती हैं, दो मैं सिखा दूंगा, राइट? मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है एज अ मैनेजर, राइट? मैं सिर्फ ऑर्डर चलाने के लिए तो वहां नहीं बैठा हूं। और ये एक राइट। बहुत बड़ा मिथ है कि हर किसी को एक रेडीमेड कैंडिडेट चाहिए, उनपे मेहनत कोई नहीं करना चाहता, राइट? अगर आप मेहनत करेंगे, कई बार उस कैंडिडेट की जरूरत होती है वो जॉब करना, राइट? उसको जब ये मौका दिखता है कि हाँ यार ये 2 चीजें मुझे आती नहीं थी, लेकिन इस बंदे ने फिर भी मुझे मौका दिया है, तो मैं ना 20% एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा इसके साथ, राइट? वो कैंडिडेट के अंदर से आता है। मुझे आज तक तो कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं मिला जो रोज सुबह घर से तैयार होकर निकलता है और बोलता है आज मैं ऑफिस जाके टाइम पास करता हूँ। हर बंदा अपने लेवल पे बेस्ट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने तो आता है, राइट? वो उससे वो कंट्रीब्यूशन निकालने कैसी है वो मेरा काम है एज अ मैनेजर। और वो प्रोसेस हायरिंग के टाइम पे शुरू होता है, वो ज्वाइनिंग के बाद शुरू नहीं होता। तो आप उनसे सही सही सवाल पूछिए, आप उनको एज अ पर्सन जानने की कोशिश कीजिए, राइट? उनके घर, मुझे मेरे सारे कैंडिडेट्स का और ऑब्वियसली सारे एम्प्लॉयज का कि इतनी डिटेल्स पता है कि उनके घर में कौन है, वो रहते कहाँ है, उनका होम टाउन कहाँ है, उनके बच्चे हैं या नहीं है, उनको वेकेशन पसंद है या नहीं है, या वो टीवी देखना चाहते हैं, टीवी पे कौन से तरह के शोज देखते हैं। अगर वेकेशन अच्छा लगता है तो वो तीर्थ यात्रा पे जाना पसंद करते हैं, या पहाड़ों में जाना पसंद करते हैं, या समुद्र में जाना पसंद करते हैं। मुझे ये सारी डिटेल्स पता होती हैं, राइट? ये उनकी हायरिंग के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जब वो मेरा टीम मेंबर बनेगा तो मेरे पास उससे बात करने के लिए काम के अलावा टॉपिक्स होते हैं जिससे आप वो माहौल हल्का कर सकते हो। काम का प्रेशर तो हमेशा रहेगा, और ऐसा नहीं है कि अगर वो गलतियां करेंगे तो मैं उनको डांटूंगा नहीं और उन गलतियों के बाद में उनसे पहाड़ों की बातें करने लगूंगा, राइट? लेकिन एक बार थोड़ा डांटने के बाद, समझाने के बाद, फिर आप उसको बोलते हैं चल यार चाय पीते हैं, और चाय पीने में फिर आप ये बातें कर सकते हो, तो उसको भी लगता है कि हाँ यार जो था वो हो गया, मैंने गलती करी थी, बॉस ने समझा दिया, कहानी खत्म, अभी आगे बढ़ते हैं, राइट? वो चीज लेके ना मैं बैठता हूँ ना वो बैठता है।
नहीं तो ऐसी कॉन्वर्सेशन आप किसी के साथ करो, उसका पहला रिएक्शन होता है यार बॉस ना 2 दिन से डांट ही रहा है, तीसरे दिन वो खुद ही नौकरी ढूंढने लगता है। राइट, वो चीज अवॉइड करनी चाहिए। राइट, सो हायरिंग प्रोसेस में उसको एज एन उसको इंसान की तरह जानने की अगर हम कोशिश करें, क्योंकि आप एआई बोल लो, चैटबॉट बोल लो, आईओटी बोल लो, जितनी मर्जी आप टेक्नोलॉजी लगा लो, राइट, लेकिन एंड ऑफ द डे हायर तो इंसान ही कर रहे हो, टेक्नोलॉजी तो नहीं हायर कर रहे हैं। राइट, टेक्नोलॉजी तो बनी बनाई मिल रही है आपको, तो आप हायर तो हम्म, इंसान कर रहे हो, तो उसको इंसान की तरह जानो ना, उसको टेक्नोलॉजी की तरह क्यों असेस कर रहे हो? वो सही रोबोट तो बात। है नहीं। रोबोट होता तो मैं 2 सॉफ्टवेयर के कोड्स लिखता, 4 एल्गोरिथम लिखता और वो मेरा काम कर रहा होता, तो फिर ये सही प्रोसेस बात। की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक मतलब जब हम एम्प्लॉय हायर करते हैं तो एक इंटेंशन की भी मतलब जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है। और जब वो आप जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपको ये सब डिटेल्स पता होता है अपने अपने एम्प्लॉयज के बारे में, तो वो डिटेल्स जब वो लिखता भी है या फिर देता भी है आपको, उस टाइम पे उसको एक अश्योरिटी मिलता है कि हाँ, मतलब मैं कहीं पे एक रोबोटिक सिचुएशन में नहीं जा रहा हूँ, काइंड ऑफ। तो बिल्कुल। यहाँ पे आप लोग हायर करते हैं ताकि वो आपका लैपटॉप चलाए, कंप्यूटर चलाए, सिस्टम चलाए, 4 कोड्स लिखे, सॉफ्टवेयर बनाए, एक्सेल शीट पर मॉडल्स बनाए, वो एक पार्ट है उनके काम का। लेकिन आप राइट, लोग हायर करते हैं ताकि वो बाकी लोगों से इंटरेक्ट भी कर सके। उसकी वो इंटरेक्ट करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है, वो तो हम जज कर ही नहीं रहे। राइट, और अगर वो कर भी रहे हैं तो वो जज करने का पैमाना बहुत अलग अलग है। मैं कहता हूँ कि हाँ, नीता 4 लोगों से बात कर सकती है, लेकिन कोई और आके बोलेगा कि नहीं वो नहीं कर सकती है, तो आप उसको कैसे जज कर रहे हो? सवाल तो हमने सेम ही पूछे थे, लेकिन मेरा ओपिनियन अलग है और किसी और का ओपिनियन अलग हो सकता है। राइट, इस और इस प्रोसेस में जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो कैंडिडेट्स की भी होती है, क्योंकि वो एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमेशा अपने आप को एक स्टेप नीचे मान के चलते हैं, वो थोड़ा साइकोलॉजिकल प्ले है उनका। राइट, एक एम्प्लॉयर, एक इंटरव्यूइंग मैनेजर अगर एक कैंडिडेट को असेस कर रहा है, राइट, कैंडिडेट का भी उतना ही अधिकार है कि वो भी उस एम्प्लॉयर को और अपने प्रोस्पेक्टिव हायरिंग मैनेजर को असेस करे। राइट, कि यार क्या मैं इस कंपनी में काम कर सकता हूँ? अगर मैं इंटरव्यू देने एक्स जगह पर पहुंच गया, उनके ऑफिस में पहुंच गया, उन्होंने मुझे 4 घंटे बिठा के रखा, यार ये सीरियस लोग नहीं है या सीरियस लोग है, मतलब जैसे भी आपका माइंडसेट है, आप उसके हिसाब से उन चीजों को असेस कीजिए। आपका मैनेजर आपसे सवाल कैसे पूछ रहा है? हम बोलते हैं कि यार कैंडिडेट ने ना आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन किया, राइट, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है या कॉन्फिडेंट नहीं है। राइट, क्या कैंडिडेट ने मुझे उस पर असेस किया कि यार मेरा मैनेजर तो आंखें नहीं मिला रहा था, इधर उधर देख के टाइम पास करके सवाल पूछ रहा था? राइट, सो कैंडिडेट्स का भी उतना ही अधिकार है कि वो कंपनीज को असेस करे, मैनेजर्स को असेस करे, इंटरव्यूअर्स को असेस करे। राइट, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है जनरली, क्योंकि उनको डर लगता है कि यार मैं इसको असेस करके क्या करूंगा, मुझे तो नौकरी चाहिए और मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। अभी पैसे ज्यादा तो 1 साल बाद भी मिल सकते हैं, सब पैसे आज ही क्यों चाहिए? वो एक और प्रॉब्लम है कि हमको सारे पैसे आज ही चाहिए। राइट, और ये कैंडिडेट्स का माइंडसेट है कि भाई तुम थोड़ा पेशेंस रखो, अच्छी जगह जाओ, जहां तुमको लगता है तुम्हारा मन लगेगा, तुम एक रोबोट की तरह काम नहीं कर रहे होगे, तुमको इंसान मिलेंगे अपने आसपास। पैसे आज 5 लाख रुपए कम मिल रहे हैं ना, 1 साल या 2 साल बाद 15 लाख रुपए ज्यादा भी मिल जाएंगे वहां पे। राइट, सो कैंडिडेट्स की भी उतनी ही जिम्मेदारी है ऐसे केसेस में अपने मैनेजर्स को या पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को असेस करना। अगर वो नहीं करते उसके लिए मैं एम्प्लॉयर्स को ब्लेम तो नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी तो थी और आपने नहीं किया। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है जिसको हम एचआर बोलते हैं, तो सिर्फ हायरिंग तो नहीं होता है उनका काम, उसके अलावा व्हाट इज देयर रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, एचआर डिपार्टमेंट में ना सिर्फ 2 चीजें होती हैं जो थोड़ी टेक्निकल होती हैं, जिसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है किसी भी तरह की। एक होता है कि आप सैलरीज कैसे बनाते हैं, वो भी आपके पास सिस्टम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स है बहुत सारे, उसको यूज करते हैं, बट फिर भी वैलिडेशन के लिए एक टेक्निकल नो हाउ तो चाहिए होती है कि आपका टैक्सेशन, आपका प्रोविडेंट फंड, ये सब सही कट रहा है, जमा हो रहा है, वो सारा प्रोसेस। राइट, और दूसरा होता है आपका जो रूल्स ऑफ द लैंड है, कि आपका कंप्लायंस कैसा चल रहा है, आपने ये पूरा किया कि नहीं, वो पूरा किया कि नहीं, जो भी सरकार ने नियम कानून बनाए हुए हैं। ये सिर्फ 2 चीजें थोड़ी टेक्निकल नेचर की होती हैं। राइट, जो ज्यादातर काम होता है वो बहुत कॉमन सेंस का होता है।
जिस बंदे ने अपनी कंपनी शुरू की है, अगर आपने फर्ज कीजिए अपनी कंपनी आज शुरू की है और धीरे धीरे आपका काम बढ़ा, आपने अपनी टीम में लोग हायर किए, राइट, और अब आप 5 लोगों की कंपनी बन गए हैं, वो 4 लोग जो आपने हायर किया, आपके पास तो कोई एचआर वाला नहीं था, आप लेकिन आपको पता तो था कि कैसे लाने हैं वो बंदे, आपने इंटरव्यूज भी लिए, आपने कैंडिडेट ढूंढे भी, आपने किसी न किसी तरह से कागज पत्तर करके ईमेल करके उनको ऑफर लेटर भी दिया होगा, उनकी सैलरी भी अग्री करी होगी, नेगोशिएट भी किया होगा, वो तो आपने भी किया। वो हर स्टार्टअप वाला फाउंडर करता है आज की डेट में, राइट, उसको उसके पास वो एचआर वाला तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्स है, एटलीस्ट फॉर नाउ, राइट। जब वो 100 लोगों की कंपनी बन जाएगा तो शायद उसके पास 4 एचआर वाले लोग होंगे, बट 5-10 लोगों की 20 लोगों की कंपनी में उसको एचआर की जरूरत नहीं है। कल को जब इन रिसोर्सेज का 1 साल पूरा हो जाएगा और वो बोलेंगे मैम अब पैसे बढ़ा दो, राइट, आपके पास कुछ तो क्राइटेरिया होगा उनकी परफॉर्मेंस मेजर करने का, आप शक्ल देख के तो पैसे नहीं बढ़ाओगे, राइट। तो अगर उनके पास वो क्राइटेरिया है, राइट, और वो क्राइटेरिया आपने खुद से ढूंढा हुआ है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी आपको पता है कि कैसे करनी है, राइट। इंगेजमेंट की जहां तक बात आती है कि भाई चलो ठीक है काम बहुत हो गया आज थोड़ा चिल करते हैं, बच्चे आपके पास ही आएंगे कि मैम यार बहुत टाइम हो गया, इतना काम कराए जाते हो सुबह से शाम तक, 2 महीने से यही कर रहे हैं, थोड़ा चिल करते हैं, पार्टी वार्टी दे दो। आपको पता है उनको कैसे एंगेज करना है। तो ये सारी चीजें एक मैनेजर्स को या तो आती हैं या आनी चाहिए, इन चीजों के लिए आपको एचआर नहीं चाहिए, राइट। हाँ, सैलरीज, पेरोल, आपके प्रोसेसेस, गवर्नेंस, राइट, और हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं, और फ्रॉम पीपल टू प्रॉफिट्स, राइट, पीपल टू प्रॉफिट का एक जर्नी होता है, राइट, कि हम सिर्फ लोग भर्ती ना करें, हम ऐसे लोग भर्ती करें जो कंपनी के प्रॉफिट में, कंपनी के रेवेन्यू में ऐड कर रहे हो अल्टीमेटली, राइट। वो जो होता है वो मेन काम होता है, राइट। बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं, सब फंक्शंस हैं, डिविजन्स हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर भी, और कई बारी काफी अजीब लगता है जब मैं कुछ लोगों से मिलता हूं और वो कहते हैं हम तो इस वाले रोल में है, और फिर मैं पूछता हूँ तुम्हारी कंपनी कमाती कितना है, दे हैव नो आइडिया कि जब तुम्हारी कंपनी कमाती नहीं है और तुम बोलते हो कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ लोगों की, तो उस ट्रेनिंग से निकलने क्या वाला है, तुम तो सिर्फ खर्चा कर रहे हो, और सिर्फ खर्चा करोगे तो आज नहीं तो कल तुम भी खर्चा ही लगोगे, वो भी सच्चाई है, राइट। तो उसका रिटर्न कैसा आ रहा है, वो रिटर्न कैसे कंपनी के रेवेन्यू में या प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो रहा है, क्या आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्या आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें मैनेजर्स खुद नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन मैनेजर्स के पास एक कोर काम है, राइट, मैनेजर का कोर काम ये सब करना नहीं है। तो एक एचआर डिपार्टमेंट में जो भी लोग हैं वो इसलिए चाहिए ताकि वो इन चीजों को स्मूथ चला पाए, ताकि मैनेजर्स उन उन कामों पे फोकस कर सके जो उनके लिए ज्यादा प्रायोरिटी है। कोई सेल्स मैनेजर है, वो कंपनी के लिए नए क्लाइंट्स लेके आए, नए रेवेन्यू सोर्सेज लेके आए। कोई फाइनेंस वाला बंदा है या कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं, वो अपनी अकाउंटिंग ठीक से कर रहे हैं, वो अपना रिपोर्टिंग, बजटिंग, एमआईएस वो सब ठीक से कर रहे हैं। अगर वो हायरिंग की चिंता करने लगेंगे यार मेरी टीम में एक बंदा और कैसा आएगा, तो वो रिपोर्टिंग, बजटिंग, एमआईएस, अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं तो वो पीछे छूटेंगे, राइट। सेम गोस फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। अगर किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को 4,000 लाइन के कोड्स लिखने हैं और उसके लिए उसको अगर एक दिन चाहिए, अगर उस एक दिन में से वो 2 घंटे इंटरव्यू में बिता देता है, राइट, या कैंडिडेट्स ढूंढने में बिता देता है, ऐसा नहीं कि वो ढूंढ नहीं सकता, वो ढूंढ सकता है, लेकिन अगर वो 2 घंटे इसमें बिता देता है तो फिर वो जो 4,000 लाइन का कोड एक दिन में होना था वो 1.5 दिन में खत्म होगा, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी लॉस है। तो किसी भी एचआर डिपार्टमेंट में, किसी भी फंक्शन में जो लोग होते हैं उनका मेन काम ये होता है कि आप उन सारी चीजों का ध्यान रखें ताकि आपके जो मैनेजर्स हैं वो अपने कोर काम पे ध्यान रख सकें, राइट। और आपके कंट्रीब्यूशन से कंपनी बेहतर कैसे हो रही है। अगर बहुत स्ट्रांग मेरा मानना है कि अगर मेरे कहीं आने के बाद कुछ चीजें बेहतर नहीं हुई हैं, इसका ये मतलब कतई नहीं कि हर चीज को छेड़ना शुरू कर दो, हर चीज को बदलना शुरू कर दो, लेकिन अगर मेरे आने के बाद चीजें बेहतर नहीं हो रही, तो फिर मेरे और मेरे से पहले वाले में तो कोई अंतर था ही नहीं, राइट, या मेरे बाद वाले में भी कोई अंतर नहीं होगा, राइट। सो वो कंट्रीब्यूशन का पॉइंट है जो एक सही एचआर वाले को करना चाहिए या जो उसको सोचना चाहिए। कोविड के बाद से एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज़ है वर्क फ्रॉम होम, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? और मुझे ये भी जानना है कि अभी एम्प्लॉयर्स के माइंडसेट क्या है कि मतलब वर्क फ्रॉम होम एक सही कॉन्सेप्ट है फ्यूचर के लिए उनके लिए या फिर?
वही आईटी इंडस्ट्री ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया था, क्योंकि अब लोगों को बैठ के सिस्टम पे काम करना है, वो घर से करे, ऑफिस से करे, होम टाउन से करे, कहीं से भी करे, राइट। बट अगर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, राइट, कल को आप मैकडोनल्ड्स जाती हैं और आप बोलती हैं कि भाई मुझे फलाना बर्गर और फ्राइज और कोक चाहिए। अभी वो आपका काउंटर पे जो आपका होस्ट है, अगर वो आपको बोले कि मैम मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो आपको बर्गर फ्राइज नहीं मिल सकते, राइट। लॉजिस्टिक्स का कोई बंदा जिसको एक वेयर हाउस में काम करना है या जिसको एक ट्रक चलाना है, वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकता, राइट। सो ये बहुत ही इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। जो इंडस्ट्रीज इसको अफोर्ड कर सकती हैं, उन इंडस्ट्रीज ने इसको एज अ बेनिफिट यूज करना शुरू कर दिया कोविड के 4-5 साल के बाद, राइट। आ, जितनी बड़ी कंपनीज है, अगर आप न्यूज फॉलो करें या अगर आप चेक करें, अगर आप देखें, जितनी बड़ी कंपनीज, उन्होंने लोगों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। कल परसों शायद मैं कहीं पे तो कुछ पढ़ रहा था कि 80% ऑफ इंडियन सीईओज से कि अगर उनका बस चले तो लोगों को वापस ऑफिस बुलाना चाहेंगे, राइट। विच मीन्स कि जो फेज था वर्क फ्रॉम होम का, वो मजबूरी वाला था, राइट। ऐसा नहीं है कि उसको बंद कर देना चाहिए। कई बारी लोगों की जरूरतें होती हैं, कई बारी मतलब आम जनता, आम लोगों की जिंदगी में कई सारी चीजें होती हैं। आपको बैंक जाना है, अभी आप क्या करोगे? तो वो 2 घंटे के बैंक के काम के लिए सारा दिन की छुट्टी तो नहीं लोगे। एक आपकी छुट्टी वेस्ट हो गई, दूसरा आपका काम उस दिन का पेंडिंग हो गया जो कोई करने नहीं वाला है, तो अगले दिन वापस जाके आपने वो भी पूरा करना है, राइट। तो उस केस में आप वर्क फ्रॉम होम दे सकते हो कि चलो ठीक है भाई, आप जाओ अपना काम कर लो, वापस आके ऑफिस का काम खत्म कर लेना, राइट। और डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, फीमेल्स हायर करने की बात करते हैं हम, और न्यू मदर्स को हम वापस वर्कफोर्स में लाना चाहते हैं, वहां पे ये बहुत पावरफुल टूल है, राइट। और जितना एक वर्किंग मदर मैनेज कर पाती है, उतना शायद मैं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल। मतलब वो तो मैं हैंड्स डाउन एडमिट करता हूँ, मेरे तो बस की नहीं है वो सब करना, जितना एक वर्किंग मदर हैंडल कर सकती है। तो वहां पे वो सहूलियत देना बनता है। मुझे वो सहूलियत क्यों चाहिए? मतलब मैं तो फिर, और अगर मेरे जैसे लोग या इस तरह के जो लोग हैं जो ऐसी इंडस्ट्रीज में है जहां पे ये मैंडेटरी ना हो, वो फिर घर पे बैठ, और वो ये रियलाइज नहीं करते कि एक्चुअली वो जब घर से काम कर रहे होते हैं ना, तो 8 के बदले 12 घंटे काम कर लेते हैं वो, तो उनका बर्नआउट ज्यादा होता है। तो ये बड़ा क्लीशेड सा टॉपिक है। जो पहले आपने वर्क लाइफ बैलेंस की बात करी थी, और अब जब हम वर्क फ्रॉम होम की बात करें, आप वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हो ताकि आप काम से डिस्कनेक्ट हो सको, राइट। लेकिन फिर आप कहते हो मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए, जहां पे आप 10 के बदले 14 घंटे काम कर जाते हो, तो आप काम से डिस्कनेक्ट तो हो नहीं रहे। तो काम से डिस्कनेक्ट होने का सोल्यूशन वर्क फ्रॉम होम तो हो ही नहीं सकता। काम से डिस्कनेक्ट होने का सोल्यूशन है कि 6 बज गए, 7 बज गए, काम बंद करो, घर जाओ और जो करना है वो करो। अब रात को 10 बजे तक बैठ के कोड ही कर रहे हो और कॉल्स पे हो और 4 लोगों से बात कर रहे हो और 8 लोगों के फोन आ रहे हैं, तो वर्क लाइफ बैलेंस तो वैसे ही खत्म हो गया। वर्क फ्रॉम होम एक्चुअली वर्क लाइफ बैलेंस के लिए डिट्रीमेंटल है, राइट। सो वो है, थोड़ा सा कोविड के टाइम पे वो मजबूरी थी। जो लोग कर पाए उन्होंने अपनी कंपनीज आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए उसको यूज किया था। बट अब आई थिंक चीजें थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होती चली जाएंगी। अब अगर कहीं पे वर्क फ्रॉम होम है, तो वो एज अ बेनिफिट है। ये वो कंपनीज करती है जिनको थोड़ा डर लगता है कि यार अगर मैंने अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया तो वो छोड़ के चले जाएंगे। बट ग्रेजुअली हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जहां सारी कंपनीज अगले 2 साल 3 साल में भी सारी कंपनीज लोगों को ऑफिस बुलाना शुरू कर देंगी। उन एम्प्लॉयज को सोचना चाहिए कि 3 साल बाद वो क्या करेंगे जब उनको कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रहा होगा। राइट राइट। मतलब इंडिया में एवरेज मंथली सैलरी क्या है, और टॉप 1% लोग जो कि जॉब में हैं उनकी सैलरी क्या है एवरेज? अगर हम गवर्नमेंट का और काफी सारी प्राइवेट एजेंसीज का भी डेटा देखें, तो वर्किंग पॉपुलेशन में एक एवरेज इंसान की जो सैलरी है वो कहीं भी 35 से 40 हजार के बीच रेंज करती है पर मंथ। एट अ बॉटम ऑफ द पिरामिड, ऑब्वियसली सीनियर्स की बात नहीं कर रहा मैं, राइट। वो 35 हजार के आसपास, 35 से 40 हजार के बीच में रेंज करती है। कुछ रिपोर्ट्स में आपको ये नंबर 32-33 हजार का दिखेगा, कहीं पे 38-40 हजार का दिख जाएगा। दैट्स द रेंज बेसिकली। और इसमें हर तरह का वर्कफोर्स आता है। ये एवरेज इतना लो होने का रीजन थोड़ा सा अनएम्प्लॉयबिलिटी भी है, और थोड़ा रीजन ये भी है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो आप कितना भी जीडीपी कर लो अपना, वो एवरेज तो नीचे ही रहा है। राइट 7 से 8 9 गुना में भी 10 गुना पीछे है, राइट।
वो गैप है बहुत बड़ा हमारे में और वेस्टर्न कंट्रीज में, जहाँ पे अच्छी परचेजिंग पावर है, जहाँ पे एवरेज इनकम ज्यादा है, राइट। आ, उसका रीजन एक ये भी है, उनकी पॉपुलेशन देखें, वहाँ पे स्किल्ड मैन पावर की कंडीशन देखें, वो है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडिया इतना बड़ा आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए, राइट। जो टॉप 1% लोग हैं जिसको हम हाईली स्किल्ड मतलब पोस्ट ग्रेजुएट या टॉप इंजीनियर्स और वो वाले ब्रैकेट को अगर हम देखें, वहां पे ये नंबर चेंज होके 2.5 लाख 3 लाख तक, ऑन एन एवरेज नंबर जो है वो 2.5 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ तक आराम से पहुंच जाता है। विच ऑल्सो टेल्स यू द गैप बिटवीन जो हमारा टॉप का पॉपुलेशन है, जो पढ़ा लिखा पॉपुलेशन है, जिसने मतलब पढ़ा लिखा पढ़े लिखे तो बहुत सारे लोग हैं, जो 32,000 वाला भी कुछ ना कुछ तो पढ़ लिख के गया ही है, बट वो एजुकेशन का जो गैप है, वो कॉलेज के ब्रांड का जो गैप है, राइट, उसका अगर आप गैप देखें तो वो इतना वाइड तो। राइट, राइट। कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कि मतलब सैलरी हाई रहती है? सेक्टर वालों से पूछे तो पैसे तो कोई नहीं देना चाहता, लेकिन वो सच्चाई है बिजनेस की, राइट। एवरीबडी वुड वांट अ चीपर रिसोर्स देन द वन दैट दे हैव, राइट। बट थोड़ा सा आई थिंक जो नए बच्चे हैं जो या यंग बच्चे हैं जो वर्कफोर्स में आते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि भविष्य की इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, राइट। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी और इन सब की बात करते हैं, राइट, अब आप देखें तो ये बहुत ही नीश स्किल्स है जहाँ पे बच्चे एआई पे, डेटा साइंसेस पे और आईओटीज पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये कॉलेजेस में कोई सिखा नहीं रहा है, राइट। 9th 10th आज की डेट में जो बच्चे 5th 6th 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, उसके बाद अगर वो 4 साल बाद इंजीनियरिंग करेंगे, अब हमको अभी ये पता नहीं कि जब 10 साल या 15 साल बाद जब ये बच्चे वर्कफोर्स में आएंगे तो वो किन टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे, राइट। अभी हमको ये आइडिया ही नहीं है, हम आज AIML देख रहे हैं, राइट। 8 साल 10 साल बाद ये AIML का क्या होगा हमको पता नहीं है, राइट। सो हमको अपने बच्चों को आई थिंक थोड़ा सा सॉफ्टवेयर स्किल्स के लिए तैयार करना पड़ेगा इन जनरल, कि बात कैसे करनी है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है, एनालिटिकल स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, दिमाग कैसे चलाना है, सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, राइट। क्योंकि ये वो स्किल्स हैं जो हर समय आपको यूज में आएंगी, राइट। थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज के बारे में बात करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली बहुत तेजी से इवॉल्व भी होता है, तो इंजीनियर्स जहाँ की हाई डिमांड में ऑलरेडी हैं, इंजीनियर्स के साथ ये चैलेंज होता है कि उनको अपने आप को अपग्रेड करके रखना पड़ता है, बिकॉज लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, पहले शायद 8 साल 10 साल पे चेंज होती थी, अब 2 2 साल पे चेंज हो जाती हैं। तो इंजीनियर्स को अपने आप को उसके हिसाब से अपस्किल करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप डीप टेक हाई टेक इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो वो ऑब्वियसली एक ऐसी चीज है जहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो अगले 10 साल 15 साल तो बहुत ज्यादा डिमांड है, और शायद उसके बियॉन्ड भी रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग पे गवर्नमेंट का बहुत सारा पुश है, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमको बहुत सारे लोग चाहिए होंगे गोइंग फॉरवर्ड। और तीसरी इंडस्ट्री जो है वो जिसको हम ग्रीन जॉब्स बोलते हैं या सस्टेनेबल जॉब्स बोलते हैं, अब चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे वो बैटरी के स्पेस में हो, चाहे वो सोलर एनर्जी के स्पेस में हो, फॉरेस्टेशन के चाहे वो फॉरेस्टेशन के स्पेस में हो, इकोलॉजी के स्पेस में हो, इन पे बहुत सारा फोकस है गवर्नमेंट का, अगले 20 25 साल रहने वाला है, तो यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं, राइट। तो ये कुछ 3 4 ऐसे सेक्टर्स हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स हमेशा ही डिमांड में रहेंगी, बिकॉज ये सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स को आगे ड्राइव करते रहेंगे, राइट। तो ये कुछ ऐसे जॉब्स हैं या जॉब रोल्स या इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे कि अगले 10 15 20 साल तक तो बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं, काफी हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज होने वाली हैं। और आई थिंक जो बच्चे अभी स्कूल में है या इंजीनियरिंग शुरू कर रहे हैं या अपनी स्कूल के बाद की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, उनको वो अगला 10 साल का ऑब्जेक्टिव या 15 साल का ऑब्जेक्टिव लेके तब अपने स्किल्स डेवलप करने चाहिए, ताकि वो उस समय रेलेवेंट हो। अदरवाइज अभी तो जॉब मिल जाएगी लेकिन शायद 10 साल बाद वो रेलेवेंट रह नहीं जाएंगे, और फिर वही कहानी वो ले ऑफ्स वाली और जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, फिर वो वापस से साइकिल शुरू हो जाए। जी, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके।
एचआर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में हर कोई जानता तो है पर डीप डाइव नहीं जानता कि एचआर में होता क्या है और कैसे हायरिंग प्रोसेस होता है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। तो थैंक यू सो मच इन ये सब सवालों के जवाब देने के लिए। Pleasure, एंड ma'am. And thank you so much for hosting me. It is always a pleasure to interact with you. नाइस टू, थैंक यू सो मच। Welcome.